नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। गरीबों, महिलाओं और बिहार के लिए कल्याणकारी होगा बजट, सुशील मोदी का दावा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए इसे गरीबों, महिलाओं और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया। इससे केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को इस वर्ष 1,02,737 करोड़ की जगह 1,11,000 करोड़ यानी 8,500 करोड़ अधिक मिलेंगे। अगले वर्ष ये राशि 1.22 लाख करोड़ होगी। 50 साल के लिए राज्यों को 1,30,000 करोड़ का व्यय मुक्त ऋण देने की घोषणा भी बड़ी पहल है। सुशील मोदी ने कहा है कि यद्यपि केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए अलग अलग घोषणाएं नहीं होती, फिर भी वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से 3 करोड़ किया है और आशा, आंगनवाड़ी सहायिका को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ देने की घोषणा की। 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को गर्भाशय कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सराहा, सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय का अंतिम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का दावा किया। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिएक्शन आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। इससे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार होगा और लागत में कमी आएगी। सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लाएगी, जिसके तहत किराए के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा। ये स्वागत योग्य कदम है। नीतीश की नई सरकार में सब ठीक नहीं, अब फिर से बढ़ाया विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला। 10 के बदले 12 फरवरी से सदन। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। सरकार बनने के 4 दिन बाद भी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है। नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन सत्र कब से शुरू होगा इसका फैसला भी हर रोज बदला जा रहा है। बता दें कि नीतीश जब राजद के साथ थे तो 5 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र बुलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस बीच सरकार ही बदल गई। 28 फरवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी। अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 फरवरी से विधानमंडल का सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। उस दिन तय हुआ था कि 10 फरवरी को सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और उसके बाद सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, लेकिन अब विधानमंडल का सत्र शुरू करने की तारीख में फिर से फेरबदल कर दिया गया है। इंटर परीक्षा के पहले दिन 43 छात्र छात्राएं निष्कासित। सबसे ज्यादा नवादा में पकड़े गए परीक्षार्थी। इंटर परीक्षा का आज पहला दिन था। 12 फरवरी को इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा खत्म होगी। राज्य के 1523 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में यह परीक्षा हुई। आज पहली पाली 9:30 से 12:45 तक बायोलॉजी और फिलोसफी विषय की परीक्षा हुई। वहीं दोपहर 2 बजे से 5:15 तक द्वितीय पाली में कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा आयोजित की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दोनों पालियों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा संचालय की व्यवस्था की समीक्षा की। बता दें कि इंटर परीक्षा में कदाचार न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी। के पाठक का नया फरमान, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे शिक्षक और अन्य कर्मी। बिहार में कल यानी 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई थी। परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को निर्देश जारी किया है। राज्य के जिन डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर कोई भी शिक्षक या कर्मी मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सके। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए ये निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के SES के पाठक के निर्देश पर विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने कुल सचिवों को पत्र भेजा है और कहा है कि जिन कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां के शिक्षक और अन्य कर्मियों के मोबाइल फोन लेकर कॉलेज आने पर प्रतिबंध रहेगा। एनडीए की नई सरकार में तबादले का दौर जारी। 13 कार्यपालक दंडाधिकारी का ट्रांसफर।
बिहार में एनडीए की नई सरकार में तबादले का दौर जारी है। 13 कार्यपालक दंडाधिकारी का तबादला किया गया है। इससे पहले 2 IAS और 73 DSP और बिहार प्रशासनिक सेवा के 158 अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं 163 इंस्पेक्टर को DSP में प्रमोशन दिया गया था। अब 13 कार्यपाल दंडाधिकारियों का तबादला किया गया है। दानापुर की कार्यपाल दंडाधिकारी कुमारी प्रतिमा गुप्ता को वैशाली भेजा गया है। वहीं सासाराम के कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रमा राम को दानापुर भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हर महीने मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली। बताया क्या है सरकार का नया प्लान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने मुफ्त बिजली को लेकर अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हर महीने लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि मुफ्त बिजली का लाभ 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा। ये वो परिवार होंगे जो अपने घर की छत पर सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। निर्मला ने कहा कि कोविड की चुनौती के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराया। हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। नहीं जारी होगा TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। के पाठक ने दिया निर्देश। आंदोलन या दबाव बनाने वाले अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। इस संबंध में के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने TRE 2 के उन अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का दबाव BPSC और शिक्षा विभाग पर बना रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अभ्यर्थी इस मामले में किसी तरह का दबाव न बनाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें आगामी परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है। बजट के दिन ही लगा बड़ा झटका, LPG सिलेंडर के बड़े दाम। बजट से ठीक पहले LPG सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी को LPG से लेकर ETF तक के रेट अपडेट किए हैं। गुरुवार को LPG सिलेंडर दिल्ली में 14 रुपए महंगा हुआ था। ये बढ़ोतरी दिल्ली, पटना, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद, मेरठ, आगरा, मुंबई समेत पूरे देश में हुई है। हालांकि रेट केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के बदले हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू LPG गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अभी भी घरेलू LPG सिलेंडर के रेट की कीमत दिल्ली में 903 रुपए है तो कोलकाता में 929 रुपया। आज 1 फरवरी को मुंबई में 902.50 रुपए और चेन्नई में 918.50 रुपए है। फटाफट जमा करें बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो संपत्ति होगी जब्त। पटना नगर निगम ने दिया अल्टीमेटम। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क की वसूली के लिए पटना नगर निगम मिशन मोड में काम कर रहा है। कुल 220 बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन पर कुल 5.22 करोड़ रुपए बकाया है। इन सभी को निगम की ओर से 3 माह पहले नोटिस जारी किया गया था। इनके खिलाफ 5 से 20 फरवरी तक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निगम ने DM से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दरभंगा में 100 बेड का होमी भाभा सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार। मई में शुरू हो सकती है OPD। DMCH और एम्स के बाद दरभंगा में अब कैंसर के लिए भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलने जा रहा है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल की OPD मई से मरीजों के लिए खुल जाएगी। उत्तर बिहार के इस इलाके में गले की कैंसर रोगियों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र के कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए सरकार ने दरभंगा सदर अस्पताल के लिए गंगवारों में बने भवन को 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 100 बेड वाले इस अस्पताल में होमी भाभा अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर को सौंप देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। यहां तक कि सरकार द्वारा इस आशय का संकल्प भी किया जा रहा है कि इसके बाद होमी भाभा सेंटर MOU तैयार करने में जुट गया। होमी भाभा सेंटर और स्वास्थ्य विभाग के बीच अब MOU होने के 3 माह के अंदर गंगवार में OPD की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से दरभंगा समेत कोसी और पूर्णिया मंडल के कैंसर मरीजों को भी लाभ होगा। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में ISBT का निर्माण शुरू। वेटिंग हॉल, रेस्टोरेंट व गेमिंग जोन की भी होगी सुविधा। बिहार की राजधानी पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर के बैरिया में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण शुरू हो गया है। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मॉनिटरिंग में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से टर्मिनल का निर्माण शुरू हुआ है।
इसके लिए चयनित एजेंसी ने निर्माण स्थल पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इससे लंबे समय से बैरिया बस टर्मिनल के सौंदर्यीकरण का इंतजार कर रहे ट्रांसपोर्टरों की उम्मीद जल्द पूरी होगी। बैरिया बस स्टैंड में कुल 7.80 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य होना है। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी में 137.50 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। तैयार DPR के मुताबिक बस टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां यात्रियों को एस्केलेटर और डॉर्मेट्री जैसी आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए जिला अदालत ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी। कोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना का जिम्मा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड को दिया गया है। हिंदू पक्ष के ने करीब 31 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। किसानों का नहीं, अडानी अंबानी का कर्ज माफ हो रहा है। बिहार में राहुल गांधी ने खटिया पर बैठ मुरेठा बांध किसानों से की बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी मंगलवार की सुबह पूर्णिया पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने गढ़बनैली नवोदय विद्यालय के बच्चों से मुलाकात की है। उसके बाद राहुल गांधी ने सीसाबाड़ी में किसान चौपाल के दौरान किसानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने कहा कि देश की सरकार अडानी अंबानी का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी इस दौरान सिर पर गमछा बांधे खटिया पर बैठे नजर आए। राहुल गांधी ने किसान के हाथ से कुल्हड़ में चाय पी। उसके बाद वो होटल के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटे मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपसे जमीन ली जाती है और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुफ्त में दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 काले कानून ले आए और जो आपका था आपकी नाक के सामने से छीनने की कोशिश की। माल्या और अडानी का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता है। पटना सिटी और सदर में धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। जानिए क्या है इसकी वजह। रेलवे में कम वैकेंसी निकलने को लेकर पटना सहित राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से हंगामा हो रहा है। मंगलवार को पटना में भी अभ्यर्थियों ने घंटों प्रदर्शन किया। रेलवे के अभ्यर्थी ALP और टेक्नीशियन की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। इसके बाद अब इस हंगामे को लेकर पटना सिटी और सदर के कुछ हिस्सों में रेलवे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर इलाके में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक ये प्रभावी रहेगा और पटना सिटी इलाके में ये 31 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस दौरान धरना प्रदर्शन जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है।